बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सब का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक और अनम की तरफ से भी जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन बहुत खास होता है, हम सब जानते हैं, हमारे लिए मुबारक दिन होता है। ना सिर्फ इबादत का दिन होता है बल्कि इसके साथ साथ थोड़ा सा ठहरने का दिन भी होता है, क्योंकि इसके बाद होता है वीकेंड और दिमाग को सुकून देने का दिन भी होता है। आपको पता है ना, जिस तरह इंफॉर्मेशन का फ्लो रोजाना हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एक इन्फोबेसिटी टाइप जो है ना वो बन जाती है कि इन्फॉर्मेशन की ओबेसिटी हमारे दिमागों के अंदर बन जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ डे भी है, इसके ऊपर हम प्रॉपर सेगमेंट भी करेंगे। तो आज के दिन इबादत कीजिए, साथ साथ थोड़ा सा सुकून भी कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा रोक लीजिए, ठहराव होना चाहिए, थोड़ा सा हौसला करें थोड़ा सा। तो बहरहाल जी, जुम्मा आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे से दिन गुजारिए जुम्मे का और इबादत कीजिए। लेकिन हमारी जो पहली स्टोरी है उसकी तरफ चले जाते हैं। एक अच्छी स्टोरी है हमारे पास, अच्छी स्टोरी है। हाँ, अच्छी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं जुम्मे के दिन का। इसराइल और हमास के दरमियान आपको पता है कि जंगबंदी मुआहिदा हो चुका है और मुआहिदे के तहत तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज के जुज़वी इनखला के बदले मुग़वियों को आज़ाद किया जाएगा। और इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। ताहम इलाके में तकरीबन 53% हिस्से पर कंट्रोल जो है वो उनका अभी तक बरकरार रखेगा, जिसके बाद 72 घंटों का जो वक्त दिया जाएगा और इस दौरान हमास तमाम मुग़वियों को रिहा करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी स्केप्टिसिज्म भी पाया जा रहा था, क्योंकि हमास कह रहा था कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ निकात के ऊपर वो एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये खबर आई है कि उन्होंने एग्री कर लिया है और उनकी भी कुछ हद तक शराइत जो हैं वो मान ली गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें खबर ये है कि वो तमाम लोग जो फ़लस्तीन के रहने वाले थे, गज़ा के रहने वाले थे, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिन्होंने जुल्म सितम 2 साल तक बर्दाश्त किया है, फाइनली गम की रात जो है ना वो गुजर चुकी है उनके लिए, इसलिए वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। कुछ वीडियोस जो हैं वो फ़लस्तीन से हमारे सामने आई, तो हमने सोचा आपके सामने साथ शेयर करते हैं। जब ये खबर पहुंची उन तक कि मुआहिदा हो, अमन मुआहिदा हो चुका है, तो फ़लस्तीनी जो हैं, गज़ा के रहने वाले जो हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और शहरियों ने जश्न भी मनाया, अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया और जंगबंदी मुआहिदे पर खुशी का इजहार किया। जैसे ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया, इसराइल और हमास उनके गज़ा जंगबंदी मनसूबे के पहले मरहले पर दोनों फरीक जो हैं वो मुत्तफिक हो गए हैं और शहरी बाहर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जंगबंदी का जश्न मनाया है। वो गजा के लोग, फलस्तीन के लोग इस जंग से थक चुके हैं। अब लड़ लड़ के भी एक बिल्कुल स्टार्वेशन है, भूख है, आपके पास रहने को जगह नहीं है, घर बिल्कुल तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी शुक्र अदा किया। ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो एतराज़ भी कर रहे थे इस अमन मुआहिदे के ऊपर, कि गजा के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस अमन मुआहिदे से, कि उनके ऊपर से जो जुल्म सितम है ये मैटर करता है। ये मैटर करता है। बहरहाल जी, एक और खबर इसराइल और फ़लस्तीन से रिलेटेड और इस अमन मुआहिदे से रिलेटेड ही है। गजा में मौजूद जो इसराइली फ़ौजी हैं उन्होंने अपना साजो सामान बांटना शुरू कर दिया है ताकि रखते सफ़र बांधे वहाँ से। इसराइली मीडिया ने ये कुछ फुटेजेस जारी किए हैं, ये वीडियो जिसमें हम देख सकते हैं कि गजा के एक फ़ौजी कैंप में मौजूद इसराइली फौजी जो है वो अपना साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बांध रहे हैं। और ट्रंप की जानिब से जैसे ही बताया गया कि जंगबंदी मुआहिदा हो चुका है और गमालियों के मुआहिदे के ऐलान के बाद चंद घंटे के बाद ये नजर आया कि इसराइली फौज ने जुमेरात की सुबह गजा के कुछ इलाकों से बतदरीज यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इनखला भी शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि पहले मरहले के अंदर जो लॉजिस्टिक यूनिट्स थे वो इनखला करेंगे और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद फौजी थे दीगर डिविजन्स के अंदर या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के हम लोग कह सकते हैं, वो वहाँ से इनखला शुरू करेंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी गहरी नज़र रखने वाले साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अमन मुआहिदा है इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका आगाज़ हो चुका है, अमन की तरफ आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि पहला कदम ये साबित होगा और ये खुशी का मौका है गजा वालों के लिए? जैसे कि दोनों पार्टीज़ ने कहा है, इसराइल ने और हमास ने ये कहा है कि ये पहला फ़ेज़ है, दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ होना अभी बाकी है। और पहले फ़ेज़ में ये है कि जो यरगमाली हैं वो इसराइल के हवाले किए जाएंगे और इत्तलात के मुताबिक अभी साफ़ नहीं है कि क्या 250 फ़लस्तीनी जो है पूरे के पूरे फ़लस्तीन के हवाले कर दिए जाएंगे या गज़ा के हवाले कर दिए जाएंगे जो इसराइल के ज़ेर हिरासत हैं और उनको सज़ाए मौत दी गई है। इसके अलावा जो 1700 गज़न्स हैं वो अंडर डिटेंशन हैं। तो देखेंगे कि ये स्वैप किस हद तक होता है। कि एक मरतबा ये भी सुनने में आया था
कि मुतनासिब तबादला होगा, तो पता नहीं मुतनासिब का क्या मतलब है, लेकिन ये कैदी जो हैं वो इसराइल के साथ हैं। और माहदे की जब गुफ्तगू हो रही थी तो इनका भी जिक्र किया गया था कि ये सारे के सारे गजा को लौटा दिए जाएंगे। दूसरा जो है मरहला वो हमास के डीकमीशन करने का या उसे डिसआर्म करने का, गैर मसल्ला करने का, या उसे जो हथियार डालने के लिए कहा गया है, उसके बारे में अभी कोई वजाहत नहीं आई, क्योंकि ये एक नुक्ता इख्तलाफ है। जहाँ तक सदर ट्रंप का और नेतन्याहू का ताल्लुक है, उन्होंने मुआहिदा आपस में तय किया था अरब ममालिक के साथ मुशावरत के बाद। उसमें यह था कि गवर्नेंस में और दिफा में हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होगा, बल्कि जो लोग डीकमीशन या डिसआर्म होंगे उनको माफ़ी दे दी जाएगी, और जो लोग गजा से बाहर जाना चाहेंगे उनको इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जैसे कि आपने खुद जो है इब्तदाई में कहा कि ये अच्छी खबर है, कम से कम वो कत्ल गारत गरी जो जारी थी मैं ना यही समझने की कोशिश कर रही हूँ मसूद साहब, हम इससे एक्सपेक्ट क्या करें, मुस्लिम दुनिया या पूरी दुनिया इस अमन मुआहिदे के पहले मरहले से जिस पर साइन हो चुके हैं, एक्सपेक्ट क्या करे? क्या फौरी तौर पर जंगबंदी अमल में आ जाएगी वहाँ पर? और इवन जिस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी वहाँ पर कत्ल गारत गरी जारी थी, इसराइली फोर्सेज जाने ले रही थी फ़लस्तीनियों की और गजा के रहने वालों की। फौरी तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि वो बंद हो जाएगा? देखिए, ये चीज़ वाज़े नहीं है अभी तक। जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये इसकी तस्दीक नहीं हुई कि इसराइल ने जंग बंदी या जंग न करने का या हमले न करने का हुक्म दिया है या नहीं दिया है अपनी अफवाज को। अभी आप बता रही थी कि वो अपना बिस्तर बांध रहे हैं वहाँ से जी, और उसके बाद वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद आपके पास फुटेज भी मौजूद है कि लेकिन इसराइल ने शायद हुक्म दे दिया हो और उसे पब्लिक न किया हो। तो पहला जो मरहला है उसमें ये है कि किसी तरीके से ये सारे के सारे जो कत्ल या जेनोसाइड जारी थी वो ख़त्म हो। मैं इसे जंग भी नहीं कहता, क्योंकि हमास जो है वो तकरीबन पूरे तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था, ऑब्लिटरेट हो चुका था, और उसकी तरफ से कोई मज़ाहमत की खबरें भी नहीं आ रही थी। ये एक तरफा जंग लड़ी जा रही थी। तो इसलिए ये है कि अब जो है दूसरा कदम जो उठाना चाहिए, जिसके लिए जो है कुछ अफवाज वहाँ पहुँच रही हैं। अमेरिका ने 200 ट्रूप्स भेजे हैं, और तुर्की, अमारात और मिस्र और तो इसको अगर हम कंक्लूड करें कि ये जो जंग थी उसको अगर हम देखें ओवरऑल, तो आपको क्या लगता है किस फरीक ने क्या खोया क्या पाया? वैसे तो फ़लस्तीनियों ने बहुत कुछ खोया है, इसराइल को क्या गेन हुआ इस जंग से? देखिए, मैं पहले वो अपना नुक्ता मुकम्मल करूँ जो मैं कह रहा था। मतलब ये कि जो इस वक्त जो दूसरा कदम होना चाहिए वो ये है कि गजा के लोगों को जो इमदादी सामान पहुंचाना चाहिए, और इमदादी सामान जो है वहाँ सरहदों पर खड़ा है, को तकरीबन 1,70,000 टन के करीब इमदादी सामान है, क्योंकि वहाँ कहत साली है गजा के अंदर और लोग भूखे मर रहे हैं। और जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी वो अपने मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई थी, बल्कि उसने बहुत से फ़लस्तीनियों को मार डाला था वहाँ। तो अभी ये है कि इसराइल के लिए इसमें यह है कि इसराइल में भी एक किस्म की वॉर की फटीक आ रही थी, क्योंकि जो इसराइल में भी बहुत मुजाहरे हुए। ख़ुद जो है जो यरवालियों के रिश्तेदार थे वो चाहते थे कि ये जंग ख़त्म हो और जल्द अज जल्द जो है जो जिंदा को 20 के करीब जिंदा यरवाली वापस आ जाएं। तो ये इसराइल के लिए फ़तह है। दूसरा ये है कि इसराइल ने ये वो क्लेम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए कि जनाब हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जब हमास ने हमला किया था अक्टूबर 7, 2023 में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई इसराइल की फ़तह नहीं है, क्योंकि इसराइल को बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने ये कदम उठाने पड़े, वरना वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर काम कर रहे थे और किसी को खातर में नहीं ला रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ईरान के साथ भी जंग कर ली थी और एक कतर के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से खदशात बहुत बढ़ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी तक अहले फ़लस्तीन की कोई फ़तह नहीं हुई। सिर्फ ये है कि उनकी जो है उनका जो कत्ल हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो 20 नुकात हैं उनमें
फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का जिक्र है, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है जो खुद मुख्तार होगी और जो प्री 1967 पॉइंट से रिलेटेड मैं सवाल करना चाह रही हूँ मसूद साहब कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड एम्बिग्विटी अबाउट दिस पीस प्लान, ये जो 20 निकाती एजेंडा है, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है एक डिटरेंस के तौर पर जो इसराइली कैदी रखे हुए थे, हमास यही बात करता है कि हमने डिटरेंस के तौर पर रखे हुए हैं, उनके वापस जाने के बाद या हमास जब उनको वापस कर देगा, आपको लगता है कि दुनिया या फिर जो मीडिएटर्स बैठे हुए थे वो इंश्योर करेंगे गजा में रहने वाले और फ़लस्तीन में रहने वालों की सेफ्टी को? किस तरह से इंश्योर किया जाएगा उनकी सेफ्टी को? देखिए 200 ट्रूप्स अमेरिका ने भेज दिए हैं, फिर जो है मैंने 4 ममालिक का जिक्र किया जो वो भी ट्रूप्स भेज रहे हैं। ये इसको अल्टीमेटली ये मर्ज होंगे जिसको कहा जाएगा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। दूसरा एक जो इसमें अहम नुक्ता है कि इस पूरे के पूरे पीस प्लान के खालिक और मुजिद खुद सदर ट्रंप है। वो जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बन रही है गवर्नेंस की, उसके सदर भी होंगे और उनकी मुआवनत करेंगे टोनी ब्लेयर। तो इसराइल अगर इसको सबोताज करता है तो वो अमेरिका के एक प्लान को सबोताज करेगा, और इसलिए ये है कि उनके दरमियान भी कशीदगी हो सकती है। खुद सदर ट्रंप को अपनी जो इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी वहां से सदर ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश है मसूद साहब कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। आपकी क्या राय है, आपको लगता है, क्या एनालाइज करें, मिल सकता है उनको पीस प्राइज? आज अनाउंस भी होना है। देखिए अमेरिका ताकतवर तरीन मुल्क है और उसमें सदर ट्रंप जो हैं वो भी एक ताकतवर तरीन सदर हैं इस वक्त। जो माजी करीब में देखें तो किसी भी सदर को इतना ज़्यादा भारी मैंडेट नहीं मिला, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार सिर्फ जो है खुफिया ज़राए से नहीं किया, अलल ऐलान किया है। और वो कहते हैं कि उन्होंने 7 जंगें बंद करवाई हैं। अगर ये बार बार तो ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जो है जंगबंदी उन्होंने करवाई होगी। तो देखिए कि इसका क्या अंजाम होता है। जो ये नोबेल पीस प्राइज वाले बाज़ोकात बहुत कंजर्वेटिव होते हैं और बाज़ोकात बहुत लिबरल होते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हम भी इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खान साथ मौजूद थे। और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो पीस प्लान और जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है अमन मुआहिदा है, उसके बारे में अपनी राय दे रहे थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड ही एक खबर है, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी इनकॉर्पोरेट वो करती है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी इनकॉर्पोरेट करती है। वो ज़रा बता देते हैं। खबर ये है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिन्होंने जमात इस्लामी से रिज़ाइन कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि तंजीम की अपनी हुदूद होती हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप आज़ादाना तौर पर काम जो है वो नहीं कर सकते। पार्टी की जानिब से उन्हें अब तक इस्तीफे पर कोई जवाब नहीं मिला है, ये भी उन्होंने कहा है। आपको पता है कि वो फ्लोटिला, स्मूथ फ्लोटिला के हिस्सा थे और फिर वो पाकिस्तान वापस आए, फिर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उसके बाद आकर उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है जमात इस्लामी से। तो शायद वो इसी कॉज के लिए काम करना चाह रहे हों जो वो आज़ादी से करना चाह रहे हों। बिल्कुल ऐसे उन्होंने रीजंस नहीं बताई हैं उनके इस्तीफे की क्या रीजंस हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक ये बताया है कि वो अगर आप तंजीम के अंदर रहते हैं तो आप बहुत सारे काम ऐसे नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे होते हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के साथ वो गए थे, वहाँ पर जाकर उनको डिटेन किया गया, देन उनको वापस भेजा गया, और अब वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही खुशी के साथ जो है उन पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गई और ज़बरदस्त इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त किया गया। आगे बढ़ जाते हैं और एक कंसर्निंग न्यूज़ हमने से गुजरी, हमारी आंखों के सामने से गुजरी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर तो लाजमी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का मामला नहीं है कि इसके ऊपर से सिर्फ सरफे नज़र कर लिया जाए। सियालकोट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स को रिक्शे में सवार एक खातून को हिरासा करते हुए और उनका दुपट्टा खींचते हुए देखा जा सकता है, जिस पर अब आकर शदीद रद्द-ए-अमल जो है ना वो सामने आ रहा है। आई मीन इट इज़ जस्ट अनएक्सेप्टेबल। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, बाकी लोग देख रहे हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और कोई जो है ना किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं बात कर रही हूँ जो रिक्शा ड्राइवर है, सबसे पहले तो उसको साइड पे लगा के उसी को उसकी दुर्गत बना देनी चाहिए थी। यानी ये क्या बदतमीजी, आप चलती हुई सड़क पे, अब पब्लिक प्लेस पे ये हरकतें कर रहे हैं, तो आप किसी गली में जाते हैं तो वहाँ पे खवातीन के साथ आप क्या करते होंगे, या किसी ऐसी जगह पर जाते होंगे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो वहाँ पे आपकी बदतमीजी का क्या कोई क्या डायरेक्शन होगी, आप क्या करते होंगे। बहरहाल जी, अवाम का जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो अब मुलजिम को पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से पकड़ लिया है, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है इस घिनौने जुर्म की जरूर उसे सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। हमें ये अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि इस सिलसिले में कवानीन कौन से मौजूद है। इससे पहले कि हम मजीद इस पर बात करें, जरा चलते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सखावत मुगल हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि अभी तक डेवलपमेंट क्या हुई है। सखावत, ओवर टू यू।
आज बिल्कुल सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाकया 2 रोज कबल पेश आया, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जो है चिंची रिक्शे पर सवार खवातीन के साथ छेड़खानी करता है, जबकि एक खातून को वो दुपट्टे से खींचता है और वो खातून गिरते गिरते बचती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO सियालकोट फैसल शहजाद इसका नोटिस लेते हैं और टीमें तश्कील दी जाती हैं कि इस मुल्ज़म को फौरी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस की मदद से इस मुल्ज़म को चंद ही घंटों के दौरान जो है निकापुरा के इलाका से गिरफ्तार किया। मुल्ज़म का नाम सलमान अशरफ जो है वो बताया जा रहा है। DPO सियालकोट का कहना है कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जो है अवलीन जो है तरजीह है, जबकि इस तरह के जो हरकत करने वाले खवातीन की के साथ बदतमीजी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़म को इस वक्त जुडिशियल कर दिया गया है, जबकि इसका एक और पहलू भी सामने आया है। लोग इसको देख रहे थे। ये गोहतपुर का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया, लेकिन इस खातून को बचाने के लिए या इस नौजवान को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इस पर भी सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है। जी, ये मामला जो है ना, लेकिन सिर्फ कड़ी तनकीद तक नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब वायरल भी होती है ना, तो और भी बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसको सजा हो उसको भी उसी तरीके से वायरल किया जाए। अच्छा, इस पर हो क्या सकता है, कौन से कवानीन मौजूद हैं जो खवातीन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली हरासमेंट के केसेस के अंदर, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फेडरल ओम्बुड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट फौजिया वकार साहिबा मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। फौजिया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। डेफिनेटली आपको भी गुस्सा आया होगा जैसे हमें गुस्सा आ रहा है इस वीडियो को देखकर। ओपन करते हैं आपके इस जवाब से। आपने जब इस वीडियो को देखा, क्या एहसासात थे, क्या महसूस किया आपने? देखिए, ये वीडियो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर औरत की तकरीबन जो सड़क पे जाती है उसकी रोज़मर्रा की रियलिटी है। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों को हैरानगी हो रही है कि या लोगों को अब इस पे तैश आ रही है। तो जो औरत अब ख़ास तौर पे जो मुतवस्सित घरानों से निकलती हैं, चिंची पे बैठती हैं, रिक्शों पे बैठती हैं, उनको रोज़ का सामना करना पड़ता है। खुशी मुझे सिर्फ ये हुई है इस वीडियो को देख के कि एक पब्लिक अवामी नुमाइंदे ने या अवाम के मेंबर ने उसको उसको वीडियो फुटेज बनाई। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये खुशी है कि पुलिस ने उसमें इंटरवीन किया बेस्ड ऑन दैट वीडियो फुटेज, क्योंकि हमारे पास कवानीन बहुत सख्त मौजूद हैं, सिर्फ उस पर अमल दरामद नहीं होती है। पुलिस के पास, अगर आपको शायद पता ही होगा कि पुलिस के पास ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 509 की एक शिक मौजूद है, 354 की और 354A की शिकें मौजूद हैं, जिसके तहत इन पे कड़ी सज़ा दी जा सकती है। 3 साल तक कैद है, जुर्माना है, 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अब मुझे जो इसको देख के मैं तो कहूँगी कि बेहतर फीलिंग हुई कि इसके नतीजे में कोई अमल दिया गया, अमल किया गया इसके ऊपर पुलिस के जरिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। सिर्फ एक पॉइंट में कहना चाहूँगी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज जाया करती थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कॉलेज से वापस इसी तरह से चिंची रिक्शा में बैठ कर आया करती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त क्या सिचुएशन होती थी या किस तरह से आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। पैदल भी चल रहे होते थे तो लोग, मतलब उस वक्त तो जाहिर है हमें इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन लोग इसी तरह फॉलो करते। हर दूसरी लड़की की कहानी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपके लिए भी ये नई बात नहीं, किसी भी खातून के लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन इस पर जितनी अब बात की जा रही है फौजिया साहिबा, उतनी पहले बात भी नहीं की जाती थी। अब सोसाइटी के रवैये को आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग थे। एक खुद वो बंदा जो वीडियो बनाने वाला है वो भी देख रहा होगा, उसने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। अच्छी बात है, आपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी और लोगों को पता लग गया, लेकिन आगे बढ़कर रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो जो रिक्शा चला रहा था बंदा, उसने भी साइड पे लगा के उस बंदे को नहीं रोका। तो इस रवैये को आप किस तरह से देख रही हैं? आपने भी एक्सपीरियंस होगा कि आप लोगों ने आगे बढ़कर रोकने वाला काम ख़त्म कर दिया है। शायद इस वजह से भी ये, क्योंकि सोसाइटी में मिलिटेंसी बढ़ गई हुई है, लोगों के पास वेपन्स होते हैं अक्सर औकात और बहुत जान को ख़तरा होता है। दूसरा, हम एक एपैथी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, यानी कि हमें परवाह नहीं होती है कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत चीज़ें होती देखते हैं मगर आगे बढ़ के उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। मुआशरे का हमारा ये अलमिया बन गया। हमें इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए भी पूरा काम करना होगा, क्योंकि खुशी की बात है कि कवानीन की आगाही भी लोगों को होगी है, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की है। मगर
इसकी एक्सेप्टेंस या नॉर्मलाइजेशन वो भी था साथ ही साथ बढ़ गई है। लोग समझते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हरासमेंट हो या किसी किस्म का भी जो समाजी मसला है, उसके लिए सबसे पहले रवैयों की तब्दीली बहुत ज़रूरी होती है। And that's why we हमें need खामोश people, नहीं रहना। बिल्कुल, that's why we need people आवाज़ like उठानी you है। जो बार बार इसके बारे में बात भी करते हैं और बार बार उस आइडिया को रिप्लेनिश करते हैं, उन सजाओं के बारे में बताते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ होगा। फौजी साहिबा, अनफॉर्चुनेटली एक और मामला भी होता है जब इस तरह के केसेस हम देखते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग भी शुरू कर दी जाती है, जो इस केस में भी हमें नजर आ रही है। कुछ इस तरह की भी बातें हुई कि क्योंकि उनकी दोस्ती थी तो इस वजह से उनका आपस का मामला था। I mean, आपकी दोस्ती है या नहीं है, ये आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप पब्लिक में खड़े होकर किसी लड़की का दुपट्टा खींचे। इस पर आपकी राय में जानना चाहूंगी। देखिए, मैं आपके ज़रिए से ये पूरी आवाम को यकीन दिलाती हूँ कि चाहे आपकी दोस्ती हो या ना हो, अगर कंसेंट यानी कि इजाज़त नहीं है ये चीज़ करने की और इजाज़त के समझ में आ जाती है तो वो एक जुर्म है। वो जुर्म दो तरीके से बनता है। एक तो 2010 में एक कानून बना था जो ख़ास तौर पे हरासियत के ख़िलाफ़ था। उसमें कंसेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एनीथिंग दैट एनी जेस्चर या कोई ऐसा रद्द अमल या कोई एडवांस ऐसा हो जो कि बग़ैर इजाज़त के हो, बग़ैर कंसेंट के हो, तो उसको एक जुर्म समझा जाएगा। तो वो उसके ख़िलाफ़ कड़ी सज़ाएं भी हैं। अगर वर्क प्लेस पे यानी कि जाए मुलाजमत के ऊपर है तो फिर तो ऐसी सज़ाएं हैं जैसे कि मुलाजमत से बर्खास्त कर देना, कभी भी दोबारा वो मुलाजमत ना मिलना, साथ ही साथ फ़ाइन होना। बहुत दफ़ा हमने देखा कि ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि अपना कारोबार करते हैं, जिस तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह, जो कि किसी को जवाबदेह नहीं होते, तो उनके लिए फिर कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस भी एक और सज़ा आ गई। तो जाए मुलाजमत पे तो कड़ी सज़ाएं आ गई, मगर पब्लिक की जगहों पे भी सेक्शन 509 जिसका मैंने जिक्र किया है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, वो ना सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में बल्कि घरों में भी हरासमेंट को बर्दाश्त नहीं करता और जुर्म करार देता है। इतनी सख्त सजाएं हैं फौजिया साहिबा, लेकिन वंस अगेन वही वाली बात है कि हम फिर भी इस चीज को बढ़ता हुआ शायद देख रहे हैं। चाहे वो गली में जाती हुई एक छोटी बच्ची हो, उसको छेड़ के चला जाता है कोई बंदा, उसकी भी वीडियोस हम सब ने देखी हुई हैं। आपका इदारा हिरासानी के वाकयात पर क्या कर रहा है? मेरे जो एक्सपीरियंस में अब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने, और ख़ास तौर पे नौजवान ख़वातीन ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से शायद हमें रिपोर्टिंग जब ज़्यादा नज़र आती है तो लगता है कि अमल बढ़ गया है। दूसरा, ख़वातीन की पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा नुमाइंदगी भी हो रही है या वो नुमायाँ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शायद इस वजह से भी बढ़ चुका हुआ है। मेरा इदारा हो जिस वफाकी मोतसिब है या सूबाई मोतसिबीन, ख़ुसूसी इदारे बनाए गए हैं ताकि हरासमेंट जैसा जो अमल है उसको रोकें, कड़ी सज़ाएं दें ताकि वो इबरत बने। और हरासमेंट में क्लैरिफाई करूं जी कि सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये जिनसी हरासियत जो आपको वीडियो में नजर आई खाली वो नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ किसी किस्म की तफरीक ख़वातीन के साथ, चाहे उनको ख़वातीन को मुलाजमत में लाना ना, या उनको तरक्की के मौके ना देना, या उनके साथ मुख्तलिफ सलूक करना क्योंकि वो ख़वातीन हैं, या किसी भी सिंफ के साथ, या अगर तरक्की मिल जाती है ऑफिस में तो फिर ये कोई टैग जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये खातून है, इस वजह से इसको मिल गई है तरक्की। ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। सोशल स्टिग्मा है और हमारे जैसे इदारे सोशल स्टिग्मा को दूर करते हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो इतना सेंसिटाइज्ड होता है कि वो ऐसी चीज़ों की कतई इजाज़त नहीं देता है, ऐसी स्टेटमेंट्स की या ऐसी जो रिलैक्सेशन जो लोग ले लेते हैं उसकी। बहुत शुक्रिया फौजिया वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा करके, और थोड़ी हिम्मत भी बंध जाती है जब हम इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं या एक्सपर्ट से उनकी राय सुन रहे होते हैं ना कि भाई कवानीन मौजूद हैं जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मुझे लगता है ये होता है कि हमें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली करने की बिल्कुल सबको अपने रवैयों को, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि लड़कियों की तरबियत पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपका लड़कों की तरबियत पे भी इक्वली बल्कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो अपने आप को महफूज फील करें अपने आप को। और ख़वातीन के लिए बस मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि आप जब इस तरह का कोई हरकत कर रहा होता है ना तो आप डरे नहीं, आप थोड़ा सा जब पब्लिक प्लेस है आप उसको पकड़ के, मैं तो कहती हूँ, पीटना शुरू कर दें या कोई रेजिस्ट करें, या कोई ऐसा कुछ चीज़ होनी चाहिए कि उनको पता चले, थोड़ा सा खौफ हो कि आगे से कुछ हो सकता है, क्योंकि आप तभी डराता है आपको जब आप डर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे और भी टॉपिक्स हमारे पास। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम अक्सर बात करते हैं सेहत के बारे में, फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी बीमारी से हम गुजर रहे हैं तो उसके बारे में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं और ओपनली बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक मामला जिसके बारे में हम बात करते हैं कतराते हैं, मैं सिर्फ अपने शो की बात नहीं कर रही क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के अंदर इस पर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू आज तक समझा जाता है। तो आज 10 अक्टूबर है, जिसका जिक्र हमने अपने इंट्रो में भी किया था कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन की थीम जो है वो ये है कि जब कोई कुदरती आफत या समावी आफत होती है तो उसके बाद एक चीज़ जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती वो ये होती है कि जिस ट्रॉमा से आप गुजरे हैं उसके असरात आपकी पर्सनालिटी पर रह जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन खुदकुशी का रुझान जो है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कहा कि जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे 2-3 दिन पहले ही ज़लज़ले का, वो जो एक नॉस्टैल्जिया में फिर वापस वो 20 साल पीछे हम चले गए, वो सोचने के उस वक्त हम कितने डर गए थे। और कुछ लोगों के अंदर इस तरह के डर खौफ रह जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी उनके साथ फिर चलते हैं, ट्रॉमाटाइज रहते हैं, या ऐसी सिचुएशन दोबारा होती है वो पैनिक हो जाते हैं या उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो जहनी सेहत के बारे में बहुत कम बात की जाती है। हमने सोचा आज एक सेशन रखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर राबिया असगर साहिबा, जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। आज के दिन के बारे में सबसे पहले तो क्योंकि आपका रोज़ का काम है और डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स भी आपके पास आते होंगे, आज के दिन के बारे में आपकी राय क्या है? क्यों हमें मनाना चाहिए, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, और आजकल आपको कौन से अमराज, जहनी अमराज जो हैं या नफ्सियाती अमराज, वो ज़्यादा आप तक पहुँचते हैं? जी थैंक यू सो मच आयशा एंड अनम। देखें, आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसका मौजू भी जो है वो हमारे आजकल के हालात से बहुत मुताबिकत रखता है। इसका मौजू बेसिकली जितनी भी हंगामी सूरत हाल होती हैं, कुदरती आफात होती हैं, उनमें जहनी सेहत की मौजूदगी और उसकी अहमियत और उस तक रसाई, ये आज का टॉपिक है। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन हादसात का या इंसानियों का असर ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत पे होता है बल्कि आपकी जहनी सेहत पे भी होता है। और ये डायरेक्टली भी एक तो आपको इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, इसकी इंटेंसिटी की वजह से, जिस तरह से ज़लज़ले आते हैं उसकी वजह से डायरेक्टली एक फ़ियर फैक्टर है जो जनरेट होता है उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से। और इनडायरेक्टली भी बहुत सारे इसके जो लंबे अरसे तक असरात हैं वो रहते हैं, जिसमें कि आप इंटरनली डिस्प्लेस हो जाते हैं, कैंप्स में लोगों को रहना पड़ता है, उसके अलावा उनकी फ़िज़िकल और मेडिकल जो हेल्थ है वो मुतासर होती है। तो उस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। और इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट की जा सकती हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो कि तकरीबन 1/3 PTSD जिसको कहा जाता है, वो जितने भी ऐसे सानियात पे लोग मुतासिर होते हैं उस पर एक स्टडी की गई है, उसके मुताबिक तकरीबन 1/3 लोगों में जहनी अमराज पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसके अलावा डिप्रेशन, ग्रीफ, आपका अपना जब कोई पीपल डोंट नो अबाउट दिस PTSD, या अगर पता भी है तो बहुत ज़्यादा, अगेन जो इंट्रो में हम बात करते हैं, बात ही नहीं की जाती है या इसको बिल्कुल सेकेंडरी लेवल पर ले जाते हैं कि ठीक है ये सबके साथ ही होता है, कोई आप स्पेशल नहीं है। ये रवैये कितने खतरनाक हैं हमारे? ये रवैये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि हमारे माशरे में एक तो आगाही नहीं है, उसके बारे में स्टिग्मेटाइज बहुत किया जाता है और ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो उनको फिज़िकली रिकवर करने के ऊपर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइड बाय साइड अगर हम जो हमारे कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो लोग प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी मोबाइल मेडिकल टीम्स हैं जो इन इलाकों में मदद फराहम करती हैं, अगर उनको हम साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड से भी, जो कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड जो कि बेसिकली पेशेंट के लिए होती है, वो अगर हम उनको फराहम करें, उनको तरबियत दें उसकी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है और इसमें तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फिर खुदकुशी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, जब आपकी जहनी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो बहुत सारे लोग खुदकुशी कर देते हैं। इस वक्त अगर आप कोई स्टैट्स शेयर कर सकें पाकिस्तान में इसकी रेशो क्या है, और कुछ तो ऐसे रेशो तो ज़ाहिर है उसी की सामने आएगी जो खुदकुशी कर लेगा, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, उसका तो मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 13 से 15 हज़ार लोग जो हैं हर साल में ख़ुदकुशी करते हैं। और उसके अलावा कुछ स्टडीज़ हैं जो 2019 में और 2022 में की गई हैं, उसके मुताबिक हर 1 लाख में से 7.9 लोग, और ये बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शरह है वो 34% बढ़ गई है। और अभी मौजूदा जो स्टैट्स हैं वो भी कलेक्ट नहीं किए गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस पर अभी भी स्टडीज़ जारी हैं। और ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है जो कि बहुत सारे इसमें माशरती फैक्टर्स हैं, बहुत सारे आपके जो मुआशी मसाइल हैं, उसकी वजह से इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। जी, घर के अंदर से आपको इस कदर समटाइम्स होता है, ट्रॉमाटाइज आप हो जाते हैं, या ऐसा घर का माहौल होता है। घर का माहौल और फैमिली का जो रवैया है वो कितना मैटर करता है आपकी जहनी सेहत को। अगर आपकी जहनी सेहत ख़राब है, उसको ठीक
करने में उनका क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल, देखें आपके घर का एक जो बेसिकली मकसद है कि आपको वहाँ पे ज़हनी सुकून मिले। आप घर में जाएँ, आप ऑफिस में काम करते हैं, बाहर के मामलात डील करते हैं, तो घर में जाएँ तो आप ज़हनी सुकून आपको मैसर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कि आजकल के माशरती हालात हैं, सोशल मीडिया का बहुत एक्सेसिव यूज़ है, आपस में एक तो राब्ते कम हो गए लोगों के, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार हैं और उनको कोई आउटलेट नहीं मिलती जहाँ पे वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकें, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार होते हैं, बेबसी की सोचें ज़्यादा आती हैं, फिर माली परेशानियाँ होती हैं, और अगर इसमें अज़दवाजी आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएं तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जितना हम जुड़ रहे हैं ना उतने ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं मौजूदा दौर मॉडर्न एज के अंदर। अच्छा, आपने जो फर्स्ट एड की बात की कि साइकोलॉजिकली भी ट्रेन किया जाना चाहिए कि कैसे आपने फर्स्ट एड देनी है, जितने भी हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, जो सारे वॉलंटियर्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताइए, कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं अगर आप कुछ हेल्प कर सकें देखने वालों को? जी देखिए, इसमें बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं। जिस तरह से आपको जिस्मानी अगर कोई अर्जा हो या मसला हो, चोट वगैरह लगे, तो उसके लिए आपको मेडिकल फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप ज़हनी किसी शदीद दबाव या स्ट्रेस का शिकार हों और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कोई सैलाब की सूरत हाल है, ज़लज़ला आ गया है, या खुदा न ख्वास्ता कोई दहशतगर्दी या जंग का सिलसिला है, तो वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्पेशली जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इस चीज़ से इक्विप होना चाहिए कि पहले ऐसे लोगों की निशानदही करें जिनको ज़्यादा महफूज जगह पे, महफूज मुकाम पे लेके जाने की ज़रूरत है। फिर उनके इर्द गिर्द देखें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनके लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है, उनको सेफ्टी उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर की जाए, फिर उनकी बात सुनी जाए। ये नहीं कि उनको निगलेक्ट किया जाए और बाकी लोगों पे ऑब्वियसली उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को एक हमदर्दी के तरीके से सुना जाए और उनको फोर्स ना किया जाए कि वो अपने उस सानिया के बारे में जल्दी जल्दी आपको बताएं, उनसे कंपैशनेट तरीके से पूछा जाए। लोग बार-बार भी पूछ के ना उनको वो रिकॉल करवाते रहते हैं। और ख़ासतौर पर मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहूँगी, बच्चे जब इस तरह की कोई क्लामिटी देखते हैं, उन पर इसका क्या असर होता है? बड़े तो फिर भी कहीं ना कहीं उससे निकल जाते हैं, तो क्या ये जो बच्चे उस वक्त देख रहे होते हैं चीज़ें, वो बड़े होकर इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हो रहे होते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखिए बच्चों का जो जहन है वो ग्रोइंग एज होती है उनकी, और उसमें उनकी जहन की नशोनुमा हो रही होती है, और इस तरह के हादसात को वो बेहतर तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और अगर रिपीटेडली इस तरह के हादसात का सामना करना पड़े तो अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन इन देयर लाइफ उनके अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता PTSD के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेटर ऑन इन लाइफ, एंजाइटी के, डिप्रेशन के इशूज़ हो सकते हैं, और ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ सकता है इन द एंड। क्योंकि ख़ुदकुशी एक ऐसा मामला है जिसको हर शख्स चाहता है कि वो रुक जाए। अगर आपके इर्द गिर्द किसी में आपको फील हो कि इसके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक शख्स डिप्रेस है और ये मामला जो है ना खुदा न खास्ता खुदकुशी की तरफ जा रहा है? 30 सेकंड्स में अगर आप बता सकें तो। देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर लग रहा है कि किसी के आपके करीबी रिश्तेदार के किसी रवैये में तब्दीली आ रही है, सुसाइडल खामोश होता जा रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा, उसकी नींद, उसके खाने पीने की जो आदत हैं उनमें तब्दीली आती जा रही है और मायूस रहता है, या कभी कभार वो इस तरह की मौत के हवाले से कोई ना कोई बात कर देता है और ज़िंदगी से उसको एक मायूसी आपके चेहरे से भी झलकती है और आपकी बातचीत में भी झलकती है, तो वो चीज़ें वार्निंग साइंस होती हैं, ट्रिगर होती हैं, और आप उनको बिठाए पास, बातचीत करें, कोशिश करें कि उनसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकें। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि उनके अंदर कोई डिप्रेशन के अलामात हैं या ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, तो उनको फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प की तरफ गाइड करें। फ़ौरन हेल्प भी करनी चाहिए। और एक चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें उन काइंड भी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई खामोश है तो हम ये समझते हैं भाई बहुत ही चिड़चिड़ा है, ये तो ऐसे ही रहता है, इसका तो मुंह ही ऐसा है। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वी शुड बी काइंड टू देम, और पता होना चाहिए क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राबिया हमारे साथ मौजूद थी। आज के दिन के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं। लेट्स होप कि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें और अपने रवैयों के अंदर जो है ना तब्दीली भी लेकर आ सके। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू के अंदर तेज़ से तेज़तर होता जा रहा है। अब जो नई खबर आई है और कुछ वीडियोस हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल जो है वो क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ, क्रिकेट के लिए जो पिच रिपोर्ट पहले आते थे, फिजिकली देखी जाती थी, मैनुअली उसका जो है ना जायजा लिया जाता था, अब AI का इस्तेमाल किया गया उसके लिए। अच्छा, उसमें एक्यूरेसी भी फिर सही होगी ना अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? आई डोंट नो, इंसानी आंख तो शायद धोखा खा सकती है, टेक्नोलॉजी में जरा एरर का मार्जिन कम होता है। बहरहाल जी, गुज़श्ता रोज़ ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के
10वें मैच से कबल भारतीय विमेन टीम की साबिक कप्तान मिताली राज पिच रिपोर्ट पेश करने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि आज पिच रिपोर्ट के लिए उनके साथ गूगल जेमिनाई भी मौजूद है और मिताली ने अपने फोन पर जेमिनाई के लाइव फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए कैमरे के जरिए दिखाया और फिर जेमिनाई से कहा कि हम एक वनडे मैच के लिए ACAVCDA स्टेडियम के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा है पहले वो देख लेते हैं। Today for the pitch report, I have alongside me Google Gemini. Let's ask Google Gemini about today's pitch. Hi Google Gemini, we are at ACA VDCA Stadium, Vizag for an ODI match. The conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it, so the ball should come onto the bat nicely. The hot and humid weather will probably mean the ball won't swing too much. So we can expect a high-scoring game here, with the spinners coming into play as the match इंटरेस्टिंगली progresses. मुझे क्या नजर आ रहा है, एक ऐप आई थी उसमें आप खाने के सामने उसको अगर कैमरे को खाने के सामने उसकी वीडियो करें ना तो वो खाना बता देता है इसके अंदर कैलोरीज कितनी ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप कैमरा ऑन करके पिच के सामने करें तो पिच के बारे में गूगल जेमिनाई बता रहा है कि पिच जो है ना वो कौन सी फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए को बेहतर सपोर्ट रहेगी। करेगी, एग्जैक्टली गूगल जेमिनाई बता रहा है। बहरहाल जी, हमने सोचा ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अक्टूबर का महीना है जैसे कि आपको पता है, और जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही आपकी जो किस्मत है और इसके जो सितारे हैं उनके रंग और चाल वो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहीं किसी के लिए ये महीना जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाता है, मोहब्बत या तरक्की लेकर आता है, तो कहीं पर फैसलों में एहतियात और ताल्लुकात में नरमी, और फिर जो आप मंसूबे बना रहे होते हैं ना उसमें मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये आपके स्टार पे डिपेंड करता है। स्टार पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ये महीना जो है ना मेरे सितारों के हिसाब से कैसा रहेगा या मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग इसको नहीं भी मानते हैं, तो हमने सोचा एक हम सेगमेंट प्लान कर लेते हैं और बुला लेते हैं उन शख्सियत को जो कि बहुत जाना माना नाम है इस फील्ड का। सामिया खान हमारे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर है, नजूम है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ जो हॉरोस्कोप रखने वाले, जो ये मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन रखने वाले लोग हैं, उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा और अनम, आप लोग ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हैं। बाकी आप बताएं हमारे सितारों के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा। मैंने कहा आपके सुनने वालों को भी हम न्यूज के माशाल्लाह इस साल मेरी प्रेडिक्शन थी कि हम न्यूज बड़ा फ्लरिश करेगा। इस साल के शुरू में मुझसे एक चैनल पे पूछा गया कि जो है कौन से चैनल की रेटिंग बढ़ेगी इस साल में, तो मैंने हम न्यूज का नाम लिया था। होपफुली मुझे रेटिंग्स की चार्ट का पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह करे आप लोगों ने प्रोग्रेस किया, क्योंकि सच्ची बात है मैं इतना टीवी पे होती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है। we are doing fine। चले let's get to the topic। कैसा रहेगा ये महीना ओवरऑल अगर हम बात करें, अक्टूबर का महीना कैसा है? क्या मुश्किल रहेगा, ज्यादा मुश्किलात आ सकती है मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के लिए, या मेजॉरिटी बेहतरी है? बड़ा प्यारा सवाल किया आपने और अच्छा कर रही है अगर आप लोगों को ये एक अवेयरनेस दे रही है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक रोड मैप का काम करती है, गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये मैंने 2001 से जब काम शुरू किया था, मैं तब से कहती थी हमेशा कि ये 70 to 75% गाइडलाइन है। आज आप ही जैसे प्यार करने वाले लोग मुझे कहते हैं कि आपका 99% का पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस का रिकॉर्ड है। इसके बावजूद मैं यही कहूंगी सुनने वालों को, ये सिर्फ गाइडलाइन है। 70 से 75% कहाँ एहतियात करें, कहाँ खुल के खेलें, इससे ज्यादा इल्म को मत लीजिए, मत अपने ईमान को भी कमजोर करें। क्योंकि मैंने तो हमेशा अपने बारे में एक ही नारा लगाया कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। जब हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वो हम शिर्क के जुमरे में चले जाते हैं। ये तो एक रोड मैप है, जैसे आप मौसमियात तैयारी कर सकते हैं, ट्रेवल पैक करते हो आप। गूगल आपको ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है उसका रीजन क्या है। अभी देखें साइंस किस हद तक तरक्की कर चुकी हुई है, ऐसे ही है, लेकिन गूगल भी एक जगह पे उसका भी महदूद डोमेन है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है। तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अक्टूबर समहाउ इस साल का टफेस्ट मंथ है इन अ वे। किस तरह
इस बहुत सारे सितारे फॉल में से गुजर रहे हैं, स्पेशली जो रोमांस हवा से गायब है, ठीक है ना, क्योंकि जिनके से औरतों के मर्दों के लव स्टार्स फॉल किए हुए हैं, वेनिस फॉल है, सन फॉल है, मार्स कुछ हद तक बेहतर हुआ है 22 ऑफ सितंबर के बाद से, लेकिन कुछ सितारे जो फॉल हैं तो वो लव स्टार्स, जो लव एक्सपेक्टेशंस है ना, उसमें जरा हर मियाँ बीवी को या प्यार करने वालों को एक दूसरे के साथ जरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो अक्टूबर का महीना चल रहा है ना सामिया, तो ये लिब्रास होते हैं नॉर्मली, उनकी बर्थडेज जो होती हैं वो अक्टूबर में। तो नहीं, मैं भी हूं ना मैं इसीलिए पूछने लगी हूँ। तो लिब्रास के लिए ये कैसा होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम यूं नहीं कह सकते, लेकिन लिबरल्स का, क्योंकि इस वक्त में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेनिस भी फॉल हो जाए, जो कि आपका अपना रूलिंग लॉर्ड है, वो भी फॉल से गुजर रहा है, आपका हुक्मरान सितारा जो है, और सन भी फॉल हुआ हुआ है। तो लिबरल्स का लिए अक्टूबर में बहुत हाई होप्स वाला मंथ नहीं कह सकती, जब तक 14 अक्टूबर के बाद से कुछ कमी आ जाएगी हवा में, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और फिर 22 अक्टूबर से मजीद बेहतरी आ जाएगी। तो ठीक है, तक चीजों को समझ के चलिए, मतलब किसी भी चीज को जिद ना बनाएं, इमोशनली खुद को डाउन ना करें, लड़ाई ना करें जज्बातियत से। कुछ सितारों को ये पेट की बीमारियां दे सकता है, वर्गोस को उनको स्टमक, उनका जो पेट वाला एरिया है वो तकलीफ दे सकता है। तो अक्टूबर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे सितारे फॉल हो जाएं, और बल्कि मैंने तो एक वीडियो भी डाली है कि मरकरी मेरी इल्मी हिस्ट्री में पहली बार 6 ऑफ अक्टूबर से लेके 28 ऑफ नवंबर तक ऐसे रक्स करेगा आसमान पे और जमीन पे, अल्लाह ना करे उसकी नेगेटिव रेडिएशन लोगों को हिट करे। सदका रद्दे बला है, और दुआ आप लोगों के पास अल्लाह ने इल्म सिखा के भेजा है कि दुआ मांगे, कि जब अल्लाह की अमान मांगते रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से ही इन सितारों ने कुन बोलनी है। अगर आजमाए जाना है तो भी, और अगर अल्लाह ने आपको सेफ लेके निकल जाना है। देखिए, जब अल्लाह ना करे कोई कैलेमिटी आती है तो हर कोई खत्म नहीं होता, कोई मोजज़ाती तौर पे बच भी जाता है, कोई हिट भी हो जाता है। ऐसे ही, और हमें तैयार भी रहना चाहिए ना सामिया। मैं ये कहती हूँ कि हमें ये भी कहा गया कि आपने हर वक्त तैयार भी रहना, तैयारी करते रहनी, ठीक है। लिब्रा के बाद आगे भेजा गया, बिल्कुल नवंबर की तरफ अगर हम जाएं सामिया, जीन से शुरू होती है। बिल्कुल। तो आजकल जो पहला पैगाम है ना कि सुबह उठे, सुन्नत नबवी है, 10 टाइम्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, रात को सोने लगे तो 10 टाइम्स पढ़ें। देखें कैसे शैतान से आपको अल्लाह ताला अपनी अमान में ले लेंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त, आपका मैसेज पहुंच गया। अब जरा नवंबर पर आ जाते हैं। नवंबर में कौन सा ज़ोडिक साइन आएगा और उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? अच्छा, नवंबर, वर्गो से जरा होशियार हो जाएं, कमर कस लें, और जो है जेमिनाइज, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी इल्मी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक नन्हा सा सितारा इतनी छलांगे मारेगा। वो कभी इधर जाएगा, उसकी जो शरारतों को और वहशतों को सुकून आएगा 28 नवंबर के बाद से। तो बहुत वाइजली कम्युनिकेट करते हुए, कुछ घरों में, जैसे अगर तो आपने 1 बाय 1 सुनना है तो हम इसको उस तरह कर लेते हैं, लेकिन जिनका रूलिंग लॉर्ड है वो है वर्गोस और जेमिनाइज। तो नवंबर में आप लोगों को जो भी इन सितारों के मालिक हैं उनको जरा केयरफुल रहना है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, वैसे तो पाकिस्तान ने बड़े कामयाबी के झंडे नहीं, आपने इसका मतलब है मेरा अपने बारे में नहीं पूछने देना आपने। मैं अपना पाकिस्तान पे बाद में आते, पहले आयशा वाला सुन ले। मैंने कई मरतबा वैसे सामिया से ना अपने बारे में पूछा हुआ है, और उन्होंने हमेशा जो बताया वो बहुत हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ है। कैंसेरियन के लिए कैसा रहेगा ये महीना सामिया? अच्छा, आपका कैंसर सितारा है, ओके। कैंसर पे हम आते हैं जी। ये मेरे पास, क्योंकि ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ये सिर्फ सितारों की प्लेसमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ कि हफ्ता कैसा रहेगा या महीना कैसा रहेगा। तो कैंसेरियन माशाल्लाह वैसे तो बहुत प्यारे जोन में जून के महीने से एंटर हो चुके हैं, लेकिन जो बेहतरीन आपके लिए आ रहा है, अगर
आप लोगों को मोहतात रहना कैंसेरियंस, तो रिश्तेदारियों वाले जो आपका है, ससुराल हो गया, सिबलिंग्स हो गए, और जो समझ गई। स्टूडेंट्स हैं हमारे कैंसेरियंस, उनको ठीक बहुत है। केयरफुल रहना है कि ठीक है। किस्मत पे नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करना है, और मुकदमेबाजी और कोई बाहर जाने की कोशिश में कोई आपको बेवकूफ बना दे, इन चीजों से भी बचना है अभी कैंसेरियंस ने। ठीक अभी है। अभी नहीं ये बाहर लेकिन जा रही हैं, माशाल्लाह इनको हम बड़ा नहीं जाने प्यारा देंगे। वक्त आने वाला ठीक है। है। अक्टूबर नवंबर का तो आपने बता दिया, आखिरी महीना साल का दिसंबर, उसका भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, दिसंबर बड़ी अच्छी खबरों के साथ इंशाल्लाह ताला सितारों को हेल्प इंशाल्लाह। करेगा। 28 नवंबर से हवा में सख्ती खत्म हो जाएगी। ये जो एक साल का एक राउंड आना था, 2 ऑफ सितंबर से शुरू होके इसने खत्म होना था 28 नवंबर पे। तो ठीक है। इस वक्त तो मैं यही कहूंगी, हर सितारा हस्बे तौफीक जो अपना सदका दे सकता है जरूर दे। सदका रद्दे बला है, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को भी ठंडा कर देता है। तो हस्बे तौफीक जो आपकी तौफीक है, अल्लाह को भैंस नहीं चाहिए, बकायदा अल्लाह पाक की राह में आपको यही उनको प्यारा लगता है कि आप उनसे अमान मांग रहे हैं। तो ये अभी जारी रहेगा। अभी आसमान पे सितारों की सच्ची बात है, एक अजीब सा वो क्योटिक सिचुएशन है आसमानी काउंसिल के ऊपर। तो जमीन अपने अल्लाह करे कि इन सिचुएशन से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। ये एक आखिरी फेरा है इस साल के सख्त राउंड्स में से। अच्छा सामिया, मैं अब पाकिस्तान वाला सवाल बिलाखिर कर ही लेती हूँ। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लिए वैसे तो ये साल बहुत अच्छा रहा है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियां दी हैं, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। आगे आने वाले दिनों में या साल के 2-3 महीने जो रह गए हैं उसमें क्या होगा, और अक्टूबर के महीने का खास तौर पर बता दें। अच्छा, अक्टूबर में ना थोड़ा प्रेशर रहेगा हुकूमती इदारों के ऊपर, प्रेशर रहेगा, बिल्टअप रहेगा। और लेकिन इस वक्त भी जो हमारे इदारे हैं, स्पेशली जो हमारे अस्करी इदारे हैं, उनका जो सितारा है वो है मार्स। अच्छा, मार्स पावरफुल हो चुका है 22 ऑफ सितंबर से। तो मेरा ख्याल है कुछ इदारे केपेबल होंगे इस क्योटिक सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए। लेकिन अक्टूबर प्रेशर बिल्डअप करेगा, और जब 22 अक्टूबर गुजरेगी और हुकूमत अगर इस वक्त किसी कियोस में नहीं पड़ती, या कोई ऐसी सिचुएशन हुकूमत को या हुकूमती इदारों को हिट नहीं करती 22 अक्टूबर तक, फिर आगे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नवंबर में अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है। ठीक है। किन को मोहतात रहना है इस महीने, और कौन जो बुर्ज हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं है, ये बता दीजिए एंड में। तो ये तो फिर आपने 12 सितारों का ही होमवर्क मांग लिया ना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, मुझे पता है कि इसको आप कतरे में बंद कर सकती हैं पूरे समंदर को। अब आप मेरी रेस लगवाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार में कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। थैंक यू। अच्छा जी, जो पहला सितारा एरीज है, एरीज मोहतात हो जाएं, अल्लाह ना करे कोई बीमारियों से या मेंटल डिप्रेशंस। फिर वो एरीज जो मुलाजमत में है वो तो बहुत केयरफुल हो जाएं। और सितारा अच्छा कर सकता है घर वालों की वार्मथ या घर का सुकून। ये एरीज का इस अल्लाह ताला की देखिए सिस्टम में मैंने देखा है, अगर एक जगह सख्ती होती है तो दूसरी जगह अल्लाह पाक आपको कॉम्पनसेट भी कर रहे होते हैं। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं, इनको जो इस वक्त सिचुएशन है, लव लाइफ, अपने बच्चों वाले साइड्स पे इमोशनली डिप्रेशन तंग कर सकते हैं। लेकिन किस्मत कहाँ नवाज सकती है, रिश्तेदारियां, अगर कोई अपना पोस्टिंग तबादला चाहता है, शहर या मुल्क बदलना चाहता है, उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे मिल सकती है। उससे अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। माशाल्लाह जून से आप लोग एक सेफ जोन में एंटर हो चुके हैं। कभी कभी हल्की फुल्की सी सितारा आजमाइश लेता जरूर है, लेकिन जो है इस वक्त अगर खास तौर पे जो कैंसेरियन जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मोहतात रहें। जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे विद इन द कंट्री या आउट ऑफ कंट्री, बहुत सेफ रहें और कोशिश करें किसी मुकदमेबाजी में ना अपने आप को फंसाएं। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि जो बुर्ज जौजा वाले हैं, इनको जो सितारे जो बिजनेस में है, जाती कारोबार में है, वहां सितारा आजमाइना और अपने रिश्ते, बहन भाई, अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ते छूटें तो फिर आपको बहुत जो है
पेशेंस के साथ अपने रिश्तों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। उससे अगला सितारा है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। इनको मैं बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने को कहूंगी। अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी रिलेशंस, अगर तो ब्रेकअप चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, और अगर नहीं चाहते तो बस जिप लगा लें ताकि 28 नवंबर आ जाए और मेरे वर्गोस जो हैं वो माशाल्लाह फिर सेफ हो जाएंगे वहां पे। उससे अगला सितारा लियो, यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं बहुत केयरफुल रहे माली लेन देन करते वक्त, या तो लिखें और या फिर बड़ी सेलिंग बाइंग की तरफ बिल्कुल ना जाइए, आपको बहुत सेफ प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद अगला सितारा लिब्रा, यानी कि जो बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं उनको इस वक्त जो खास तौर पे अपने आप की केयर करनी है, अल्लाह ना करे कोई बीमारियां ना अटैक करें, और जो मेरे लिब्रा मुलाजमत में है प्रूव करें, मेहनत करें ताकि कोई आपको कोई फेलियर ना भुगतना पड़े। और स्ट्रेस को तो नो कहना है, नो गो एरिया, वरना आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली भी डाउन करेगा और फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने जॉब एरिया में। ठीक है। अगला सितारा स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब, लव लाइफ, केयरफुल हो जाइए, नो हाई होप्स। अपने बच्चों वाली साइड से बहुत के उनसे तो गफलत की नहीं जा सकती। यहाँ पे इनको इस वक्त सिर्फ 2 महीने आप लोगों ने इस जगह बहुत केयर करनी है स्कॉर्पियंस, क्योंकि आपका स्कॉर्पियंस में बड़ा कमाल सब्र होता है, लेकिन ये जो महीना है वो आपके पेशेंस को जो है ना वो टेस्ट ना कर ले, तो इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रही हूँ। अगला सितारा सेजिटेरियंस, आपने तो बहुत केयरफुल रहना है, मेंटल कियोस आपसे कोई गलतियां ना करवा दे, और उसके अलावा जो मोहतात रहे कारोबारी जो है वो बनाते वक्त एग्रीमेंट्स, और वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। सामिया जल्दी से जो 2-3 रह गए उनके बारे में बता दे। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। कैप्रिकॉन आ गया जी। कैप्रिकॉनियन जो है मोहतात रहे, ये भी मुकदमेबाजी से कोई आपकी साख को डैमेज ना कर सके। अगला सितारा इक्वेरियस, या ये भी माली लेन देन में मोहतात रहें। आखिरी सितारा पाइसेस, रिलेशनशिप एरिया में बहुत मोहतात रहें, अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी रिलेशंस, और खुद का कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना आप लोगों ने। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। बड़े अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी जो आपने पूरी ट्रेन चलाई है ना, आई एम श्योर बड़े लोगों की आपने हेल्प कर दी है। थैंक यू सो मच सामिया खान, एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद। तमाम देखने वाले जिनको बहुत इंटरेस्ट है या फिर जस्ट फॉर फन कुछ लोग इसको सुनना चाहते हैं, तो आई होप हमने आपकी हेल्प की। और हर स्टार में ना नॉर्मली वो यही एहतियात ही है भाई, एहतियात ही करनी है, चाहे अज़दवाजी जिंदगी है या कोई और मामला है। हर मामले में एहतियात ही वैसे भी करनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाते वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। शायकीन क्रिकेट जो है उनकी नजरें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज पर जम चुकी हैं। हम हार नहीं मानते हैं, चाहे जितना मर्जी परफॉर्मेंस हमारी रही हो पास्ट के अंदर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। अब टेस्ट मैचेस की सीरीज होने जा रही है, जिसका पहला मैच 12 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके बाद 3 T20 मैचेस 28 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 नवंबर तक जारी रहेगी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली ये है कि T20 के लिए अभी तक स्क्वाड जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कशमकश भी चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर सीनियर खिलाड़ी यानी कि बाबर आजम वगैरह जो हैं उनको भी ऐड किया जाना चाहिए। तब्दीलियां यानी कि हो सकती है। एशिया कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस रही, आपको पता है टीम की, फिर उसी का प्रेशर है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं और टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी मुतवक्के है। अब कप्तान सलमान अली आगा, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, उनकी पोजीशन भी अब लगता ये है कि खतरे में है, शायद उनको कप्तानी से हटाने पर भी गौर किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तब्दीलियों के हवाले से। क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं, कोई हैं खबरें आपके पास, अंदर की खबर? देखें, अगर आप तब्दीली की बात करें तो आपको पता है जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तब से तब्दीली की बात स्टार्ट हो जाती है, कप्तान को रखना नहीं रखना। बहुत सी बातें चल रही हैं कि बाबर आजम को वापस लाया जाए, मोहम्मद रिजवान को हारिस की जगह पर लाया जाए, सलमान अली आगा की बात करें शायद उनको कप्तानी से उतार दिया जाए। फिर एक खबर कल 2-3 दिन से चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जी रिजवान को कप्तान अब बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी 2030 तक जो उनसे मैं ही कप्तान रहूंगा। तो बहुत सी मैंने कहा ना कि इस वक्त न्यूज चल रही, लेकिन जब तक अथेंटिसिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑब्वियसली नहीं आएगी, किसी पे आप रिलाई नहीं कर सकते न्यूज पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीरीज की बात करें तो मैं इस चीज पे जरूर कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की चले पहले बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। बहुत से लोगों ने साउथ अफ्रीका सीरीज के बारे में बात की कि शान मसूद को वापस कप्तान क्यों बनाया गया है, उनको कप्तानी से उतार दिया जाना चाहिए था।
भाई पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की बात करूं, कितने टेस्ट मैचेस हैं इस साल? आपने शायद हार्डली 5 से 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसमें आप कैसे एक सैंपल साइज को डिफाइन करेंगे? यहां से पता लगता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी ज्यादा T20 क्रिकेट हो चुकी है दुनिया, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर चाहे आप डोमेस्टिक के अंदर देखें, अभी आपने एक रूल निकाल दिया डोमेस्टिक के अंदर कि जी वहां पर विकेट्स जो होती हैं वो डुअल रोल प्ले करेंगी, स्पिनर्स को भी सूट करेंगी, फास्ट बॉलर्स को भी करेंगी। हम लोगों ने फ्लैट डेक विकेट्स नहीं बनानी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, वहां पर बहुत दिनों से आपको पता है, चाहे वो आप पिक्चर देख लें कदाफी स्टेडियम की, या न्यूज चल रही थी कि वही पिच होगी जहां पर पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एक आपको पता है स्पिनिंग ट्रैक बनाया था, मुश्किल हो रही थी दूसरी मेहमान टीम को खेलते हुए। तो ये बहुत सी चीजें मैंने कहा ना कि जो पाकिस्तान की ठीक है पॉजिटिविटी में भी जाती है, लेकिन उसके ऊपर आप किसी कप्तान को, किसी प्लेयर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसके डिफाइन नहीं कर सकते। और थोड़ा सा वैसे मैं चाहूंगी स्क्वाड पे भी बात कर लें। स्क्वाड आपको कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? चले प्लेइंग 11 तो आगे जाकर पता लगेगी, लेकिन आपकी नजर में चले प्लेइंग 11 होनी क्या चाहिए? देखिए, अगर आप स्क्वाड की बात करते हैं तो आप स्पिन फ्रेंडली ज्यादा जा रहे हैं, स्पिन हैवी यहाँ पे इस वक्त। आप अगर उठा के पाकिस्तान स्क्वाड की बात करें तो 5 से 6 आपके पास स्पिनर्स मौजूद है। मुझे पता है फैसल अकरम वगैरह को रिलीज कर दिया गया। वहां पर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो भी 4-5 तगड़े स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलेंगे। चौथी 5वीं इनिंग्स का आपको पता है हमेशा पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुश्किलात आपको नजर आती हैं हमेशा जब चौथी में जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना हो या आपने ऑल आउट जाना 5वीं इनिंग्स के अंदर, तो यहाँ आपने चेस करना स्पेसिफिकली, पाकिस्तान स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आता है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखें शान मसूद ने जिस तरीके से काउंटी सर्किट के अंदर परफॉर्म किया है, वन ऑफ द टॉप स्कोरर जरूर रहे हैं। इमाम की बात करें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात होती है, जहां पर आपके पास इस वक्त डिफरेंट फॉर्मेलिटीज के बैट्समैन जरूर बाहर बैठे हुए डोमेस्टिक में, लेकिन फिर मेरा मसला ये आता है कि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स थे, जिसमें आपका हुरैरा था, जिसमें आप बात करते हैं लेफ्ट आर्म मीर हमजा की आप बात कर लें, वो लड़के आखिरकार गायब कहाँ हो गए? आपने अचानक उनको टेस्ट साइड में डालते हैं, उसके बाद आप उसको इस सीरीज के अंदर आप ड्रॉप कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। तो उन लड़कों का आखिरकार कसूर क्या है? उनके ऊपर तो बहुत मर्तबा वह सवाल बार बार उठाया जाता रहा। आप जैसे एक्सपर्ट उठाते रहे हैं, हम उठाते रहे हैं कि भाई सेलेक्ट की जाती है टीम, इसको फिर जस्टिफाई किस तरह से किया जाएगा? एशिया कप की परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है। उसके बाद कल मैं खबर पढ़ रही थी कि बाबर आजम की शमूलियत है, सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी आ रहा है आकिब जावेद साहब की तरफ से भी और सलमान अली आगा की तरफ से भी, स्पेशली T20 के लिए। इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि हम एशिया कप में स्ट्रगल करते रहे हैं, हमें वहां पर सीनियर प्लेयर्स की जरूरत थी। देखिए, मसला ये कि अगर आप पाकिस्तान की T20 की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ठीक है पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, मुझे पता है अभी थोड़ी हाल में सूरत हाल हमारी खराब है, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक के पाकिस्तान ने क्या बाबर आजम दूसरा बनाया अपने बैटिंग ऑर्डर के अंदर जिसको आप कह सकें कि स्टेबिलिटी एक इनिंग्स में लेके आया? मुझे पता है बाबर रिजवान से सबसे ज्यादा मसला स्ट्राइक रेट वाला था। हमने भी कहा कि यार पता नहीं इनकी आगे जाके जगह बनती नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त दुनिया क्रिकेट खेल रही है, आप वुमेन्स की देख लें बात, 400 टच हो रहा है स्कोर को, तो मेंस की तो ऑब्वियसली डिफरेंट कैलिबर की क्रिकेट आती है। मसला लेकिन वो आता है क्या हमने बैकअप प्लेयर्स तैयार किए? हमने बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं किए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं खुद भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेजेंड्स ऑफ द गेम है, सब है। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए होता है कि यार अंडर 19 के साथ काम करते हुए मसला क्या है? जहां से क्रिकेटर्स पैदा होते हैं, जहां से आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स काम करने को तैयार नहीं है ना, सारे नेशनल टीम की तरफ आना चाह रहे होते हैं। अच्छा ओवैस, मुझे इन द एंड ये बता दें कि हम क्या एक्सपेक्ट करें जो हमारी माजी में परफॉर्मेंसेज रही हैं, ये जो सारी सीरीज हैं, T20 है, टेस्ट है और ODI, हम एक्सपेक्ट क्या करें? अच्छी उम्मीदें रखें? देखिए, आप ऑब्वियसली टीम तो अपनी अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए थी, लेकिन रियलिस्टिक होके मैं चाह रही हूं आप रियलिस्टिक होकर थोड़ा सा बताएं। हाँ देखिए, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बात करें, वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, वो आसान टीम नहीं होगी। जब से टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, हाँ मुझे पता है कि अपना उनके जो कैप्टन है बबूमा वो है नहीं, माकरम लीड करें, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स मैं कहता हूं कि माकरम है। जिस तरीके से उसने अंडर 19 में भी साउथ अफ्रीका को लीड किया है, लेकिन बबूमा की एब्सेंस कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मैं कहता हूं एक बैकफुट पे लेके जाती है। लेकिन वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, उनके पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि फ्लैट क्रिकेट भी खेलेंगे, कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स भी खेलना चाहते हैं, फिर पेस बैटरी भी उनके पास अच्छी है। तो आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा। मसला मैं वो इंटेंट नहीं कह रहा जो आजकल लोग स्ट्राइक रेट वाली बात करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं कि आपको पॉजिटिव रह के इस गेम में जाना है। रहा सवाल जीत और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेस्ट क्रिकेट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टेस्ट मैचेस से और T20 मैचेस में भी जो शायकीन क्रिकेट है उनको देखने को मिले। हार या जीत एक तरफ, एटलीस्ट एक हमें फाइट नजर आनी चाहिए। हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक ने जीतना है, एक ने हारना है,
फाइट तो एटलीस्ट हमें नजर आनी चाहिए ना। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे क्रिकेट और अपकमिंग सीरीज जो है साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बारे में। आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम का हमने जिक्र करना है। पेशावर की सिचुएशन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो चुका है, सर्दी की एंट्री होने लगी है, दर्जा हरारत कम होता जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की सूरत हाल जो है वो तब्दीली की तरफ गामजन है। इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा है पेशावर से मिनाहिल अरशद। मिनाहिल, बताइए कैसा मौसम है, जाड़ा आ गया बाकायदा? जी, फूलों के शहर पेशावर का मौसम हमेशा से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है। अगर इस वक्त पेशावर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त धूप भी निकली हुई है, मगर साथ हल्की हल्की सी जो है वो हवा भी चल रही है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 10 रोज़ के साथ मवाजने की, तो इस वक्त शहर में दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 रोज़ कबल जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। एक हफ्ते 10 दिन के दरमियान जो है वो पेशावर का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक नीचे आ गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों में पेशावर के दर्जे हरारत में मज़ीद कमी भी आएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। सूबे भर में जो है वो दर्जा हरारत धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान तो पेशावर उसके गिरदोनवा के इलाकों में बारिश की कोई पेशगोई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा पेशावर का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जब बारिश की पेशगोई की जाती है तो धूप निकल आती है और जब धूप का कहा जाता है तो बारिश हो जाती है। अब देखना यह है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान बारिश होती है और पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद बेहतर होता है या नहीं। चले देखते हैं, हम भी इंतजार करें। मिनाहिल, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए मौसम के बारे में। अब हमें इजाज़त दीजिए, आगे वीकेंड है, वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कीजिए। और जाते जाते मेरी एक रिकमेंडेशन है, वो तमाम लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करें। सोशल डिलेमा, नई डॉक्यूमेंट्री आई नहीं है, मैंने नई देखी है, तो आप लोग भी देखिए, आप जरूर इंजॉय करेंगे, आप भी मैं भी देखूंगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।